Good evening, everyone. Good evening, everyone. Am I audible? Screen clear hai? Can you see me properly? Great. Desktop properly share हो रहा है? Desktop देख पा रहे हैं आप? Good. चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन लास्ट लेक्चर से। सबसे पहले एक छोटा सा डाउट विजुअल स्टूडियो को लेकर बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि आपके विजुअल स्टूडियो में प्रिटियर काम नहीं कर रहा है। तो मैं आपको एक सेटिंग एक्स्ट्रा और बता रहा हूं, जिस कारण से प्रिटियर अगर काम नहीं कर रहा होगा तो विजुअल स्टूडियो प्रिटियर को रिकॉग्नाइज कर लेगा और काम आपका प्रिटियर करने लग जाएगा। राइट, बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन हो रहा है, प्रिटियर काम नहीं कर रहा है, तो मैं बताता हूं आपको। यस आयुष, क्या क्वेश्चन है आयुष, बोलिए। मैं एक मिनट आयुष अपनी बात पूरी कर लूं, देन आई गेट बैक टू यू। जस्ट अ मोमेंट। अगर प्रिटियर आपका काम नहीं कर रहा है, राइट, सबसे पहले तो ये इंश्योर कीजिएगा आपने प्रॉपरली प्रिटियर को इंस्टॉल करा है कि नहीं करा है। अगर प्रिटियर प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है काम नहीं करेगा। ये मानते हुए कि आपने प्रिटियर इंस्टॉल कर लिया है, आप बिल्कुल विजुअल स्टूडियो के बॉटम पे जाएंगे। नोटिस कीजिएगा इस एरिया पे, यहां जो आपको व्हील दिख रहा है आपको बॉटम ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन का बॉटम दिख रहा है आप सबको? बॉटम लेफ्ट, कैन यू सी दैट? राइट, इस व्हील पे क्लिक करेंगे तो आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। ओके, सेटिंग्स पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक विंडो आएगी। इस विंडो में सर्च बार जो आपको दिख रहा है सर्च बार, कैन यू सी द सर्च बार? ये जो सर्च बार आपको दिख रहा है, इस सर्च बार में आप टाइप कीजिएगा फॉर्मेट। जैसे ही फॉर्मेट टाइप करेंगे, नोटिस कीजिएगा आपके सामने एक ऑप्शन आएगा डिफॉल्ट फॉर्मेटर। नोटिस कीजिएगा एक ऑप्शन आएगा डिफॉल्ट फॉर्मेटर। यहां प्रिटियर सेलेक्टेड होना चाहिए। अगर यहां प्रिटियर सेलेक्टेड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है प्रिटियर एक्शन में नहीं आ पाएगा। तो यहां प्रिटियर सेलेक्टेड अगर नहीं है तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो यहां पर आप सेट कर सकते हैं। मेक श्योर आप इसमें से प्रिटियर को सेलेक्ट करें। मैं एक बार फिर पूरा प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन किसी को ना रहे। ठीक है, इन केस प्रिटियर एक्सटेंशन काम नहीं करता है तो आप विजुअल स्टूडियो के बिल्कुल लेफ्ट बॉटम पे जाएंगे। लेफ्ट बॉटम पे आपको एक व्हील दिखेगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो आपको सेटिंग्स नाम का ऑप्शन नजर आएगा। सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो आएगी और उसमें एक सर्च बार होगा। इस सर्च बार पे आपको फॉर्मेट लिखना है। जैसे ही फॉर्मेट लिखेंगे आपके सामने ऑप्शंस की लिस्ट आएगी। इसमें से जो ऑप्शन है जिसका टाइटल है डिफॉल्ट फॉर्मेटर, यहां गौर कीजिएगा प्रिटियर का नाम सेट होना चाहिए। अगर यहां किसी और का नाम सेट है, डिफॉल्ट कुछ सेट है, तो आप उसे चेंज कर दें और उसे सेट कर दें एज प्रिटियर वीएस कोड। इसका मतलब आप वीएस कोड को यह बोल रहे हैं कि फॉर्मेटिंग करने के लिए वो प्रिटियर एक्सटेंशन को यूज करें। नंबर 1। नंबर 2, आप नोटिस करें तो आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, फॉर्मेट ऑन सेव। ठीक है, इसका चेकबॉक्स ऑन होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट ऑन सेव का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जब आप कोड लिखने के बाद उसे सेव करते हैं तब प्रिटियर एक्शन में आता है और आपके टैग्स को प्रॉपरली अलाइन करता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मेरी ये बात समझ में आ रही है सबको? गुड। तो अगर आपने ये वाला ऑप्शन ऑन नहीं करा होगा तो प्रिटियर एक्शन में नहीं आ पाएगा। सो मेक श्योर ये दो सेटिंग्स आपकी ऑन रहे। डिफॉल्ट फॉर्मेटर में प्रिटियर का नाम सेट होना चाहिए और फॉर्मेट ऑन सेव का चेकबॉक्स ऑन होना चाहिए। अगर ये होगा तो प्रिटियर एक्शन में आ पाएगा, अदरवाइज आपका विजुअल स्टूडियो अपने डिफॉल्ट सेटिंग्स के हिसाब से सेटिंग्स को चेंज करता रहेगा। सो मेक श्योर आप ये एक्सटेंशन सेट जरूर करें। ठीक है, यस आयुष, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? आयुष, ये एक लेंदी डिस्कशन है, मैं क्लास के बाद आपसे आराम से करता हूं। इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं रेस्टफुल एपीआईज क्या होती हैं। रेस्टफुल एपीआईज एक्चुअल में वेब सर्विसेज होती हैं
जो एक वेब एप्लीकेशन डेवलपर अपने प्रोग्राम से एक्सेस करता है। जैसे आयुष, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मुझे बताना है अपने यूजर्स को अपनी वेबसाइट पे कि आज इंडिया में कितनी ट्रेन्स चल रही हैं। सुनिएगा ध्यान से, आज इंडिया में कितनी ट्रेन्स चल रही हैं। आप बता सकते हैं आयुष, हम कैसे पता कर सकते हैं आज इंडिया में कितनी ट्रेन्स चल रही हैं? अपने कोड के थ्रू। गेस करिए। इसका एक तरीका यह है कि मैं इंडियन रेलवेज का डेटाबेस एक्सेस करूं और उस डेटाबेस से निकाल के लाऊं आज की रनिंग ट्रेन्स की इंफॉर्मेशन। बट आपको लगता है इंडियन रेलवेज मुझे अपने डेटाबेस का एक्सेस देगा? आपको लगता है इंडियन रेलवेज मुझे अपने डेटाबेस का एक्सेस देगा? नहीं देगा। बट इंडियन रेलवेज ने कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाकर रखे हुए हैं, ऐसे प्रोग्राम्स जिनका कोई यूआई नहीं होता है, जिनका कोई यूजर इंटरफेस नहीं होता है। तो हम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इन प्रोग्राम्स को अपने प्रोग्राम से कॉल करते हैं, और ऐसे प्रोग्राम्स जो आप अपने कोड से कॉल करते हैं वो आपको कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ डेटा देते हैं। दे आर कॉल्ड एज वेब सर्विसेज, और उन्हें जैंगो से अगर आपको एक्सेस करना है तो इसको बोलते हैं रेस्टफुल एपीआई। आयुष, क्लियर हुआ डाउट? मतलब अपनी एप्लीकेशन के डोमेन से बाहर जाकर किसी का डेटा अगर आपको एक्सेस करना है तो आप तभी कर पाएंगे जब वो दूसरा एप्लीकेशन डेवलपर आपको अपनी वेब सर्विसेज एक्सपोज करेगा। जैसे मुझे आज शेयर के रेट्स पता करने हैं, तो सोचिए मैं स्टॉक एक्सचेंज के डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज का जो आईटी डिपार्टमेंट है, अगर उन लोगों ने एक प्रोग्राम इंटरनेट पे डाला होगा, जो प्रोग्राम मुझसे रिक्वेस्ट ले, मेरी जैंगो एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट ले, और मुझे उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट आज के स्टॉक रेट्स दे दे, तो मैं उस रिक्वेस्ट को देने के लिए वेब सर्विसेज और रेस्ट एपीआई को यूज करूंगा। आया समझ में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप वैसा ही मान लीजिए, वैसा ही मान लीजिए। बस पेमेंट के गेटवेज होते हैं, राइट? पेमेंट के लिए हम लोग गेटवे वर्ड यूज करते हैं, और जब हम कोई डेटा ले रहे होते हैं अपनी साइट पे दिखाने के लिए किसी दूसरी एप्लीकेशन से, तो हम मानते हैं कि वो एप्लीकेशन हमें अपनी वेब सर्विस दे रही है। वेब सर्विसेज का कोई जीयूआई नहीं होता, वो सिर्फ इंटरनेट पे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपसे कुछ डेटा लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उसके अगेंस्ट आपको कुछ रिस्पॉन्स दे देते हैं। क्लियर? साउंड की प्रॉब्लम सबको हो रही है क्या? साउंड की प्रॉब्लम सबको हो रही है क्या? दीपक इज नॉट गेटिंग प्रॉपर साउंड, सबको दिक्कत हो रही है क्या? नहीं। दीपक पे प्लीज अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए। आई थिंक कुछ इश्यूज होंगे आपके कनेक्शन में। आइकन अलग आ रहे थे तो आपने मटेरियल आइकन वाला नहीं सेट करा होगा, आप मटेरियल आइकन वाला थीम सेट करिए। तो मटेरियल आइकन सेट नहीं करा होगा आप लोगों ने, मटेरियल आइकन को सेट कर दीजिए, हो जाएगा, राइट? या फिर आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपके कोड में क्या दिक्कत हो रही है। ओके, मैं अपना नंबर शेयर कर लूंगा, मेरे नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, शैल वी प्रोसीड? आगे बढ़े अब? ठीक, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अपन ने लास्ट लेक्चर में हेड के 3 चाइल्ड टैग्स पढ़ लिए थे। कौन कौन से पढ़ लिए थे बताइए? व्हाट ऑल चाइल्ड टैग्स वी हैव कवर्ड? फास्ट। नंबर 1 इज टाइटल। सेकंड जो हमने कवर अप कर लिया था दैट वाज बेस। थर्ड जो हमने कवर अप कर लिया था दैट वाज स्टाइल, राइट? दिस मच वी हैव कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर। अब आज स्टार्ट करते हैं हेड टैग के बाकी के रिमेनिंग 3 टैग्स। आप स्टाइल से एक कदम आगे बढ़िए तो हेड टैग का अगला टैग आता है विच इज कॉल्ड एज लिंक टैग। ओके, तो आप समझिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिंक टैग। ये बताइए, लास्ट लेक्चर अगर आपने अटेंड करा है तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टाइल टैग? आप स्टाइल टैग से क्या करते हैं? आप स्टाइल टैग से सीएसएस कोडिंग अपने वेब पेज के अंदर ऐड करते हैं। ओके, आपको अपने वेब पेज में अगर एचटीएमएल एलिमेंट्स को स्टाइल करना है तो वो आप करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीएसएस। अब ये बताइए, जब आप एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपकी वेब एप्लीकेशन में एक पेज होगा कि एक से ज्यादा पेजेस होंगे? विल योर एप्लीकेशन कंटेन वन पेज और मल्टीपल पेजेस? ऑफ कोर्स मल्टीपल पेजेस। आप सोचिए, आपके हर पेज में जो पैराग्राफ है, आपके हर वेब पेज में जो पैराग्राफ है, आपको उस पैराग्राफ का कलर रेड करना है, आपको उस पैराग्राफ का कलर रेड करना है।
तो लास्ट लेक्चर में जो आपने तरीका पढ़ा, अगर हम उसे फॉलो करते हैं तो हमें हर वेब पेज के हेड में स्टाइल टैग लगाकर पैराग्राफ के लिए रेड कलर का CSS रूल सेट बनाना पड़ेगा। आई रिपीट, अगर 5 वेब पेज होंगे तो मुझे CSS कोडिंग 5 बार लिखनी पड़ेगी। हर जगह में सेम कोड को रिपीट करूंगा। अगर आपको लगता है आप इससे बचना चाहते हैं तो फिर एक ऐसा तरीका भी है जिसमें आप एक CSS फाइल बनाएंगे और अपने सारे HTML पेजेस से उस CSS फाइल को कनेक्ट कर देंगे। वो एक CSS फाइल सारे पेजेस के लिए कॉमन CSS रूल सेट्स कंटेन करेगी। बताइए इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? पहला, आपको कोड बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। आई होप आप लोगों ने प्रोग्रामिंग में ये वर्ड सुना होगा। हैव यू हर्ड दिस वर्ड, कोड रिडंडेंसी? सुना है? कोड रिडंडेंसी का मतलब होता है आप अननेसेसरी अपने प्रोग्राम में कोड रिपीट कर रहे हैं, तो आपके इस रिपीटेशन को बचाने का काम करता है ये पर्टिकुलर लिंक टैग। सो अगर आपको अननेसेसरी रिपीटेशन से बचना है, आप चाहते हैं आप कोड को लिखें एक बार, इफेक्ट हर जगह दिख जाए, तो यूज करते हैं आप लिंक टैग। दूसरा बेनिफिट, क्या ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में आप अपनी साइट का लेआउट चेंज करें? क्या ऐसा हो सकता है फ्यूचर में आप पैराग्राफ्स का फॉन्ट का कलर वगैरह बदलें? तो सोचिए, अगर आपने हर पेज में एक CSS कोड डाला होगा तो आपको एडिटिंग भी उतनी बार करनी पड़ेगी जितने वेब पेजेस हैं। बट अगर आप यहां पर करेंगे तो आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी सिर्फ एक बार। आपका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी सिर्फ एक बार। एक ही बार आप एडिटिंग कर पाएंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? राइट, तो अब आते हैं लिंक टैग पे। तो लिंक टैग, जैसा मैंने कहा आपसे, लिंक टैग का पहला इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, इट अलाउज अस टू लिंक external files to our current web page, to our current web page। जो आपका करंट वेब पेज है उस पे अगर आप कोई एक्सटर्नल फाइल लिंक करना चाहते हैं तो इस काम को करने के लिए आप यूज करेंगे लिंक टैग। ठीक है? प्राइमरीली we use the link tag to connect an external CSS file to our web page। अच्छा, ये एक्सटर्नल का मतलब समझ रहे हैं? एक्सटर्नल का मतलब समझ रहे हैं? एक ऐसी CSS फाइल जो आपके वेब पेज से अलग आपने बनाई है। लास्ट टाइम आप याद कीजिए, हमने HTML में ही CSS का कोड डाल दिया था, तो उसे बोलते हैं अपन इंटरनल CSS, उसे अपन बोलते हैं इंटरनल CSS। आज अपन बनाएंगे एक्सटर्नल CSS, जिसमें सेपरेट एक फाइल बनेगी, उसमें सारी CSS कोडिंग होगी और वो हम अपने मल्टीपल वेब पेजेस के साथ कनेक्ट कर लेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ लिंक टैग, वो भी समझिए। लिंक टैग का जो सिंटेक्स होगा वो होगा, आप लिंक लिखेंगे, इसके बाद इसका एक एट्रीब्यूट होता है रेल, इसका दूसरा एट्रीब्यूट होता है टाइप, ओके, और इसका तीसरा एट्रीब्यूट होता है href। फाइन, लिंक टैग भी सिंगलटन टैग है, बेस की तरह इसका भी कोई क्लोजिंग आप नहीं देते हैं, क्लोजिंग देने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, सो अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा लिंक, सबसे पहले आएगा रेल। रेल में आप ये बताएंगे कि आप जिस फाइल से कनेक्ट होने जा रहे हैं वो किस तरह की फाइल है, वो किस नेचर की फाइल है। तो आप बताइए, हम जिससे कनेक्ट होंगे वो कौन सी फाइल है? वो जावास्क्रिप्ट फाइल है कि CSS फाइल है? क्या है? CSS है। तो हम लोग यहाँ पर स्टाइल शीट मेंशन करते हैं, राइट? ये फिक्स वैल्यू है। अगर आप CSS से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे स्टाइल शीट। उसके बाद आप बताएंगे जिस फाइल से आप कनेक्ट हो रहे हैं वो किस नेचर की फाइल है। तो ऑब्वियस ही बात है वो text/CSS है, ऑब्वियस ही बात है वो text/CSS है। एंड फाइनली आप यहां पर बताएंगे href के अंदर उस पर्टिकुलर फाइल का नाम। मान लीजिए मैंने अपने फाइल का नाम रखा mystyles.css, तो मैं यहां लिखूंगा mystyles.css। अब ये जो mystyles.css है, इसके अंदर जो भी कोड अपन लोगों ने डाला होगा
वो ऑटोमेटिकली हमारे करंट वेब पेज पे अपना इफेक्ट दिखा देगा, राइट। तो अगर आपको अपने वेब पेज से CSS फाइल लिंक करनी है तो आप लिंक टैग के इस पर्टिकुलर वर्जन को यूज करेंगे। टू लिंक अ CSS फाइल विद आवर वेब पेज विल गो फॉर दिस मॉडल। ओके, नाउ लेट्स डू द प्रैक्टिकल। अब इसका अपन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो आपको ज्यादा बेटर मेरी बात समझ में आएगी। एज यूजुअल लेट्स गेट बैक टू विजुअल स्टूडियो। ओके, विजुअल स्टूडियो में हमेशा की तरह एक नई फाइल मैंने बनाई, इस बार नाम दिया example4.html। ठीक है, example4.html के अंदर हमने अपना बेसिक कोड लिखा, एज यूजुअल स्टार्ट करा विद डॉक टाइप, डॉक टाइप के बाद HTML, HTML के बाद टाइटल टैग, टाइटल टैग के बाद माय होम पेज, सपोज करिए दिस इज माय होम पेज। इसके बाद मैं यहां पर मेंशन करूंगा, हेड टैग की क्लोजिंग कर रहा हूं, CSS फाइल पहले बना लूं फिर आकर मैं यूज करता हूं लिंक टैग को, राइट। तो हेड टैग मैंने क्लोज करा, सॉरी ओपनिंग भूल गया था मैं, हेड टैग को मैंने क्लोज करा। ठीक है, ये सारी फॉर्मेटिंग अपने आप अपन को मिल जाएगी जैसे ही अपन पेज को सेव करेंगे, तो फॉर्मेटिंग की चिंता मत कीजिएगा। अब आते हैं बॉडी पे। बॉडी के अंदर मैं ऐड करता हूं एक पैरा, दिस इज माय होम पेज, राइट। इसी तरह से गेस करिए मैं एक पेज और बनाता हूं, इसका नाम देता हूं मैं example5.html। और इमेजिन करिए example5 के अंदर भी मैंने कुछ कोड डाला और ये मेरा कॉन्टैक्ट पेज है, सपोज करिए यहां मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। तो मैंने यहां पर लिखा है यू कैन कॉल मी एट, राइट, सपोज कीजिए मेरा नंबर, दिस नंबर, और मेल मी एट sharma.computer.academy@gmail.com। ये मान लीजिए मैंने अपने पैराग्राफ के अंदर दो चीजें मेंशन करी। ओके, एंड फाइनली इस पैराग्राफ को अपन ने फिनिश ऑफ करा। अब मैं चाहता हूं ये जो दो पैराग्राफ्स हमारे पास हैं, इन दोनों पैराग्राफ्स के ऊपर इफेक्ट हम CSS के थ्रू ला पाए कलर का। तो ये करने के लिए हम एक एक्सटर्नल CSS फाइल बनाते हैं, राइट। CSS फाइल का नाम मैं दे रहा हूं mystyles.css। नोट कीजिएगा एक्सटेंशन .css होना कंपलसरी है, वरना ब्राउजर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि आप एक CSS फाइल बना रहे हैं। ओके, mystyles.css के अंदर आने के बाद मैं यहां पर सीधे कोडिंग लिखूंगा। याद रखिएगा यहां पर कोई आपको स्टाइल वगैरह नहीं लिखना है, सीधे अपना रूल सेट आप स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने p टैग लिखा, और p टैग के अंदर जैसा लास्ट लेक्चर में आपने सीखा, मैंने यहां मेंशन करा कलर, और सपोज करिए मैंने यहां मेंशन करी फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज मैंने अपनी तरफ से दी 20 पिक्सल्स। नाउ आई वांट ये वाली जो CSS फाइल मैंने बनाई है, किस नाम से बनाई है बताइए, किस नाम से बनाई है मैंने CSS फाइल? वेरी गुड, mystyles.css। ये मुझे इन दोनों HTML पेजेस के अंदर चाहिए। तो I'll go to this HTML page and I'll write the word link। जैसा मैंने कहा, नंबर 1 रेल, रेल के लिए मेरे पास ऑप्शन होगा दिस हैज टू बी स्टाइल शीट। उसके बाद I'll say type equal to text/css and then href is equal to, I'll say mystyles.css। और बिल्कुल यही कोड आप कॉपी कीजिए और आप पेस्ट कर सकते हैं इसे इस दूसरे वाले पेज के अंदर। उसके बाद इन सबको सेव कर दीजिए। नोटिस करिए ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग आपको मिल गई, अलाइनमेंट्स वगैरह सेट हो गए। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ प्रिटिया। और उसके बाद आप अपना example4.html लॉन्च कीजिए। ठीक है, जैसे ही मैं इसको लॉन्च करूंगा, ओपन विद लाइव सर्वर, नोटिस करिए आपको example4 के अंदर
फॉन्ट का कलर रेड दिख रहा है पैराग्राफ का, और फॉन्ट की जो साइज है वो दिख रही है 20 पिक्सल। ऐसे ही अपन स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे वाले पेज को, इसे भी करते हैं ओपन विद लाइव सर्वर। तो आप नोटिस करिए इस पे भी आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है। नहीं, और भी बता रहा हूं क्या कर सकते हैं, बहुत तरह की फाइल ऐड कर सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है। आया सबको समझ में, क्लियर हुआ? ये फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में आया, राइट? आप सपोज करिए मैं चाहता हूं मेरे पास जितने भी पैराग्राफ्स हैं, ध्यान दीजिएगा, मेरे पास जितने भी पैराग्राफ्स हैं सब पे एक बॉर्डर आ जाए। मैं चाहता हूं जितने भी पैराग्राफ मेरे वेबसाइट में हैं सारे पैराग्राफ्स पे एक बॉर्डर आ जाए। तो बताइए मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? मुझे चेंज करना पड़ेगा सिर्फ माई स्टाइल्स में आकर। क्या करना पड़ेगा? बॉर्डर से रिलेटेड कोड लिखना पड़ेगा। वो कोड आपको अभी नहीं पता, वो आप सीएसएस पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, बट मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको कि वो करते कैसे हैं। उसके लिए सीएसएस हमें एक प्रॉपर्टी देती है जिसका नाम होता है बॉर्डर, राइट? आप बताइए आपको बॉर्डर कैसा चाहिए? तो मैं चाहता हूं जो बॉर्डर हो वो डैशेस का हो, तो मैंने कह दिया डैश का बॉर्डर आना चाहिए। कितना थिकनेस होनी चाहिए बॉर्डर की? मैंने कहा बॉर्डर की थिकनेस 2 पिक्सल की होनी चाहिए। किस कलर का बॉर्डर चाहिए? मैंने कहा मुझे ग्रीन कलर का बॉर्डर चाहिए, राइट? आप नोटिस करिए मैं चेंज करूंगा माय स्टाइल्स के अंदर, और जैसे ही हम जाकर अपने पेज को चेक करेंगे दोनों ही पेजेस के पैराग्राफ पे चेक कीजिए आपको बॉर्डर ऐड हुआ जाएगा। गॉट इट? क्लियर हुआ ये? यस सामर्थ, व्हाट इज द डाउट? सामर्थ पूछिए, व्हाट यू वांट टू आस्क? सेम तरीके से करेंगे नोटपैड में, कोई डिफरेंस नहीं है। वेरी गुड। नहीं, वो लिंक टैग से नहीं होगा यश। अगर आपको एग्जाम्पल 5 से एग्जाम्पल 4 पे जाना है तो वो एंकर टैग से होगा। वो हम अभी पढ़ेंगे, आज नहीं तो कल के लेक्चर में जब हम बॉडी टैग की डिटेल्स पढ़ेंगे। अगर आपको दो HTML पेजेस आपस में कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट क्लिकिंग, तो वो क्लिकिंग वाला इफेक्ट आपको एंकर टैग देगा। ओके यश, डाउट सॉल्व? समझ? नोटपैड में करने में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप नोटपैड में वैसे ही काम कर सकते हैं जैसे आप आईडी के अंदर कर रहे हैं। फिर भी मैं दिखा देता हूं, स्टिल इफ यू वांट मैं आपको शो कर देता हूं नोटपैड में काम कैसे होगा। सपोज करिए ये मैंने नोटपैड पेज अपना ओपन करा, ओके? नोटपैड के अंदर मैंने लिखा एज यूजुअल डॉक टाइप, लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज फर्स्ट। ठीक है, तो एज यूजुअल अपन ने डॉक टाइप से स्टार्ट करा, फाइन। उसके बाद मैंने लिखा डॉक टाइप HTML, then I mention this HTML, then I mention this head, within head I mention this title, let's say my web page, ओके? उसके बाद मैंने यहां पर कहा लिंक। समझ क्या करना है आपको? इंटरनल सीएसएस बना के दिखाऊं कि एक्सटर्नल दिखाऊं? किस में डाउट है आपको? एक्सटर्नल दिखाऊं, ओके। तो मैंने लिंक लिखा, रेल इज इक्वल्स टू स्टाइल शीट करा मैंने, ठीक है? देन टाइप इज इक्वल्स टू I said text slash CSS, href is equals to my CSS styles, डिफरेंट नाम दे रहा हूं, डॉट CSS, ओके? इसको क्लोज करा मैंने, हेड टैग को क्लोज करा, बॉडी में आए, ओके? बॉडी के अंदर मैंने डिजाइन करा एक, मान लीजिए हेडिंग डिजाइन करी। हेडिंग अभी हम पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में, ओके? हेडिंग का टाइटल मैंने डाला, मान लीजिए अपनी सिटी का नाम, लेट्स से भोपाल, और इसके नीचे पैराग्राफ में मैंने कुछ भोपाल के बारे में टेक्स्ट लिखा, द कैपिटल सिटी ऑफ MP, ऑल्सो पॉपुलरली कॉल्ड एज सिटी ऑफ लेक्स, राइट? और ये सिटी ऑफ लेक्स लाइक दिस, देन आई क्लोज माई पैराग्राफ टैग, ठीक? ये पैराग्राफ क्लोज हुआ मेरा।
उसके बाद मैंने क्लोज करा एज यूजुअल बॉडी को, एंड फाइनली आई फिनिश्ड ऑफ विद क्लोजिंग टैग ऑफ HTML. ठीक, देन रेल स्टैंड्स फॉर रिलेशनशिप. अंशुमन, रेल का मतलब होता है रिलेशनशिप, मतलब जिस डॉक्यूमेंट से आप कनेक्ट हो रहे हैं वो डॉक्यूमेंट किस नेचर का डॉक्यूमेंट है, राइट? और इसकी वैल्यूज फिक्स होती हैं, फिक्स होती हैं. अभी मैं एक और एग्जांपल दिखाऊंगा तो वो आपको और क्लैरिफिकेशन दे देगा. ठीक है, तो ये मैंने H1 लिखा, ये मैंने पैराग्राफ लिखा, फाइन. अब मैंने इस वेब पेज को सेव करा. सेव एक डिफरेंट लोकेशन पे कर रहा हूं, अपने उसी फोल्डर में नहीं जा रहा हूं मैं, ताकि अननेसेसरी VS कोड के अंदर फिर मुझे रीलोड ना करना पड़े कुछ. डी ड्राइव में आया, डी ड्राइव में आकर मैंने एक डाउट्स नाम का फोल्डर बनाया. सपोज करिए इनसाइड दिस डाउट्स फोल्डर मैंने home.html को सेव करा, तो ये हमारा home.html सेव हो गया. अब my css styles.css को बनाते हैं अपन. सो आई अगेन ओपन अ न्यू फाइल इन नोटपैड, और मैं चाहता हूं मैं हेडिंग और पैरा दोनों के लिए कुछ CSS कोड्स लिखूं. तो मैंने H1 के लिए CSS कोड लिखा, इसका जो कलर हो वो मान लीजिए ब्लू हो जाए, फाइन. और पैरा के लिए मैंने CSS कोड लिखा, पैरा का जो कलर है वो सपोज करिए ग्रीन हो जाए, और पैरा पे जो बॉर्डर है वो इस बार मुझे सॉलिड चाहिए, 2 पिक्सल्स का चाहिए, और रेड से रेड कलर का चाहिए. ये हो गया मेरा CSS कोड. गौर करिएगा, सेव उसी फोल्डर में करेंगे जहां ये HTML पेज सेव्ड है, राइट? तो मैंने इसको सेव करा, नाम भी एग्जैक्टली वही देना है, my css styles.css. तो इसको सेव करा मैंने, my css styles.css. ठीक है, डबल कोट्स लगा रहा हूं मैं नोटपैड में, इस पे भी ध्यान दीजिएगा. डबल कोट्स में इसलिए लगा रहा हूं जिससे अननेसेसरी नोटपैड .txt एक्सटेंशन अपनी तरफ से ऐड ना कर दे, राइट? इसके बाद मैंने इसको सेव करा. ओके, अब आप आइए अपने उस फोल्डर में विच इन माई केस इज डाउट्स. ये रहा वो फोल्डर, home.html को ओपन कर दीजिए विद योर ब्राउजर. यहां से कर लेते हैं, चलिए कंट्रोल O. दिस इज डाउट्स, दिस इज home.html. ये हो गया नोटपैड से. डाउट सॉल्व. अंकिता, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें. यही है नंबर मेरा, ये जो मैंने लिखा है ना, दिस इज माय नंबर. आप इस पे मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, राइट? तो आई विल चेक आउट क्या प्रॉब्लम हो रही है, एंड देन आई विल गेट बैक टू यू. ठीक है, फाइन. चलें आगे. चलिए, तो जैसा मैंने आपसे कहा, इस तरह से आप अपने HTML पेज में कनेक्ट कर सकते हैं CSS कोड्स को. आगे बढ़े. नहीं, कोई केस सेंसिटिव नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हैं, राइट? ओके, हाँ शुभम, बताता हूं आपको, बताता हूं. मैं ये पार्ट कंप्लीट कर लूं. चलिए, अब आता है नेक्स्ट पार्ट. अब आप पूछ रहे थे कि हम लिंक टैग से क्या सिर्फ CSS फाइल्स लिंक कर सकते हैं, तो मैं बता दूं नहीं, आप लिंक टैग की मदद से आइकन्स भी अपने वेब पेज पे ला सकते हैं. आइकन्स बोलिए, गौर कीजिएगा, मैं इमेज नहीं बोल रहा हूं, आइकन्स बोल रहा हूं. मतलब आप नोटिस करिए, आप किसी भी स्टैंडर्ड वेब पेज को जब ओपन करते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड वेबसाइट ओपन करिए जैसे फ्लिपकार्ट, तो आप नोटिस करिए फ्लिपकार्ट के टाइटल टैग के लेफ्ट साइड पे आपको कुछ आइकन दिखता है, जो जनरली इन कंपनीज का लोगो होता है या इनका कुछ हॉलमार्क टाइप का होता है. ये देख रहे हैं आप,
राइट। ये लोगो भी, ये आइकन भी आप लिंक टैग की मदद से लाते हैं, राइट। इसमें आईएमजी का कोई रोल नहीं है। आईएमजी से क्या आ रहा है, इस वेब पेज में आईएमजी क्या ला रहा है, ये सारी इमेजेस आईएमजी से आ रही हैं, राइट। लेकिन वो जो आपको टाइटल के लेफ्ट साइड पे दिख रहा है, वो आपको लाने के लिए यूज करना पड़ेगा लिंक टैग। तो अब एक बार फिर सीखिए लिंक टैग का दूसरा मेजर यूज। ठीक है, नोट्स लिखता हूं पहले, फिर इसके प्रैक्टिकल पे आते हैं। तो अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो सेकेंड पार्ट हो जाएगा, another use of link tag is to attach icon, for example logo, in the title bar of our web page। कैसे करेंगे, नोटिस करिए, पूरी चीज एज इट इज कॉपी कर लीजिए और आइकन के हिसाब से इसमें चीजें चेंज होंगी। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, आप जिससे कनेक्ट होने जा रहे हैं, क्या वो स्टाइल शीट है, बताइए। आप जिससे कनेक्ट हो जा रहे हैं वो स्टाइल शीट है, नहीं, वो एक इमेज है। तो यहां आता है वर्ड आइकन, यहां आता है वर्ड आइकन, ये फिक्स है। ओके, देन टाइप में आप जिससे कनेक्ट हो रहे हैं वो एक इमेज है, फॉरवर्ड स्लैश इमेज का एक्सटेंशन, फॉरवर्ड स्लैश के बाद इमेज का एक्सटेंशन। एक्सटेंशन समझ रहे हैं ना, एक्सटेंशन समझ रहे हैं, GIF, PNG, JPG, जो भी आपको देना है। मान लीजिए मैंने कहा GIF, सपोज करिए ये PNG भी हो सकता है, JPG भी हो सकता है, और HREF में आप बताएंगे एक्चुअल इमेज। जो एक्चुअल इमेज आपको चाहिए उस एक्चुअल इमेज का नाम आप देंगे, राइट। अगर ये वाला सिंटेक्स आप फॉलो करते हैं तो आपके वेब पेज में अभी फिलहाल सिर्फ टाइटल आ रहा था, अब टाइटल के साथ साथ आइकन डिस्प्ले होना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हटा दूं, ये समझ में आ गया सबको, थ्योरी, थ्योरी क्लियर है एवरीवन। अब आइए इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे। तो आप नोटिस करिए मेरे पास जो फोल्डर है ऑनलाइन जैंगो, इसमें मेरे पास ये एक इमेज है cross.gif और एक इमेज है allow.gif। चेक करिए, राइट। मैं ये इमेज अपने वेब पेज के टाइटल बार में लाना चाहता हूं। I want this image should appear in the title bar of my web page. So what I have to do is, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल 4 में लाना चाह रहा हूं इसे, तो मैं यहां लिखूंगा लिंक, लिंक के बाद मैं मेंशन करूंगा रेल, रेल की अब वैल्यू हो जाएगी आइकन, फॉलोड बाय टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। एक्सटेंशन देखा था आपने, उसका क्या था, इमेज का एक्सटेंशन देखा था, क्या था, वेरी गुड। सो आई से GIF और उसके बाद HREF इज इक्वल टू, तो VS कोड आपको खुद ही हेल्प दे देगा, allow.gif। ठीक है, सेव कीजिए आप इसे। एग्जाम्पल 4 अगर ओपन है तो आप नोटिस कीजिए आपको आपके वेब पेज के टाइटल बार के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आ जाएगा आपका आइकन। क्लियर हुआ, इमेज, इमेज, सॉरी सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल सही। यहां जो हम लिखेंगे वो इमेज लिखेंगे, माय मिस्टेक, इट शुड बी इमेज। बट जैसा मैंने कहा गलतियों को कई बार ब्राउजर इग्नोर कर देता है, तो वो गलती आपको रन टाइम पे दिखी नहीं। ठीक है, दैट शुड बी इमेज, सो इट विल बी image/GIF। और अब आप रिफ्रेश करिए, आपको आइकन एज इट इज दिख जाएगा। हाँ, एक्सटेंशन तो बताना पड़ेगा, बिल्कुल आपको बताना पड़ेगा, नहीं किस नेचर की फाइल है। ओके, अच्छा, आप लोग से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना मुझसे, वो एवरीवन कर दीजिए। आप इसे, बहुत लोग क्वेश्चन प्राइवेटली पूछ रहे हैं तो बाकी लोग समझ नहीं पाते हैं कि मैं किस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। तो हो सकता है वो क्वेश्चन दूसरों के दिमाग में भी हो, तो आप जो क्वेश्चन पूछते हैं उसे प्राइवेट की जगह एवरीवन कर दीजिए। ओके, चलिए, क्लियर हुआ ये, लिंक टैग के दोनों यूज समझ में आए, आगे बढ़ूं। चलिए, अब आता है नेक्स्ट टैग, वेरी वेरी क्रूशियल टैग, एंड दैट टैग इज स्क्रिप्ट टैग। हाँ, कोड का स्क्रीनशॉट ले लें आप, बिल्कुल बिल्कुल ले लीजिए आप, जस्ट अ मोमेंट। और आप लोग प्लीज प्लीज प्रैक्टिकल्स करिएगा। ठीक है, जैसे ही जैंगो स्टार्ट होगा ये सारी चीजें यूज होने लग जाएंगी। तो अगर आप कभी HTML नहीं पढ़ चुके हैं, कभी आपने नहीं करा HTML पे काम,
तो प्लीज प्रैक्टिस की आदत डालिएगा। दिस इज एग्जाम्पल 4। स्क्रीनशॉट ले लें आप, और ले लें तो डन लिख दीजिएगा, ठीक है। और बीच बीच में मैं कई बार एग्जाम्पल शेयर नहीं करूंगा, ये भी याद रखिएगा। हर बार एग्जाम्पल शेयर नहीं करूंगा मैं जानबूझ के रोक दूंगा कुछ दिन बाद एग्जाम्पल, ताकि आप अपना हैंड्स ऑन खुद करें। वरना मेरे बनाए गए कोड्स आप अपने ब्राउजर में चला के टेस्ट कर लेंगे और आपको लगेगा सब बढ़िया चल रहा है। सो यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स। ओके, दिस इज एग्जाम्पल 4, दिस इज एग्जाम्पल 5। वैभव, इसका ऑफिशियल उन्होंने कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया है अभी तक। ये हो सकता है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे ऐसा हो रहा हो, बट ऑफिशियली गूगल की तरफ से अनाउंस नहीं हुआ है कि ऐसा होगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप मेटा टैग यूज करके व्यू पोर्ट वहां पे मेंशन करें, ठीक है। हो गया। एंड दिस इज माय सीएसएस कोड। डन, आगे बढ़ूं। चलिए अब आइए हेड से रिलेटेड 4th चाइल्ड टैग पे, एंड दैट इज स्क्रिप्ट टैग, राइट। एनी गेसेस क्या करता है? बात हो चुकी है अपनी। स्क्रिप्ट टैग से आप क्या कर पाएंगे? लिंक नहीं कर पाएंगे, लिंक तो बाद में करेंगे। स्क्रिप्ट टैग की मदद से आप अपने HTML पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड कर पाएंगे। अगर आपको लगता है आपके वेब पेज पे आपको कुछ बिहेवियर चाहिए, आपको कुछ एक्शन चाहिए, तो वो एक्शन, वो बिहेवियर लाने के लिए आप ऐड करेंगे जावास्क्रिप्ट का कोड। और जैसे CSS का कोड किस टैग के अंदर जाता है, CSS का कोड किस टैग के अंदर जाता है? स्टाइल के अंदर। ऐसे जावास्क्रिप्ट का कोड जाता है स्क्रिप्ट टैग के अंदर। ओके, तो स्क्रिप्ट टैग के बारे में अपन बोलेंगे, दिस टैग इज यूज्ड टू अटैच और ऐड JavaScript code in our current web page. Okay, इसका जो सिंटेक्स है दैट्स वेरी वेरी सिंपल। जो स्टैंडर्ड सिंटेक्स है दैट इज, आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखने के बाद टाइप में आता है टेक्स्ट/जावास्क्रिप्ट। कंपलसरी है, ऑप्शनल है? क्या कहते हैं, ये लिखना कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? मैं बात कर रहा हूं टाइप की। अगेन दिस इज ऑप्शनल। रीजन, जैसे ये डिफॉल्ट स्टैंडर्ड है कि आप अगर स्टाइल ले रहे हैं तो CSS ही ले रहे होंगे, ऐसे ये डिफॉल्ट स्टैंडर्ड है कि आप अगर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो आप जावास्क्रिप्ट ही यूज कर रहे होंगे, राइट। सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, बट अगर आप देते हैं तो ये आपकी चॉइस है, ठीक है। आज से 10 साल पहले ये रिक्वायर्ड था, बट अब ऑप्शनल हो गया है। अब ब्राउजर ने मानकर चल लिया है, डिफैक्टो है ये, कि आपने अगर स्क्रिप्ट लिखा है तो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट ही होगी, राइट। जावास्क्रिप्ट के पॉपुलर होने से पहले VB स्क्रिप्ट भी यूज होती थी, यहाँ एक्शन स्क्रिप्ट भी यूज होती थी। यहाँ VB स्क्रिप्ट नाम सुना है? VB स्क्रिप्ट नाम सुना है आपने? माइक्रोसॉफ्ट की बहुत पुरानी लैंग्वेज थी, राइट। ऐसी एडोब कंपनी की लैंग्वेज है एक्शन स्क्रिप्ट। तो इन लैंग्वेजेस में भी प्रोग्रामिंग की जाती थी, बट आज नहीं। विजुअल बेसिक अलग है, संयम, विजुअल बेसिक अलग है। विजुअल बेसिक एक फुल ब्लोन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैं VB स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूं। ये दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। विजुअल बेसिक वेब पेजेस में कोड नहीं होती है, तो वहां VB स्क्रिप्ट लिखा करते थे, एक्शन स्क्रिप्ट लिखा करते थे, बट अब सब आउटडेटेड हो गया। अब सबको हटा दिया, और नंबर 1 स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मार्केट में वेब पेजेस के लिए अगर कोई यूज हो रही है, दैट इज जावास्क्रिप्ट। इसलिए उसको कहे बगैर भी ब्राउजर मान कर चलता है कि आप जावास्क्रिप्ट में ही कोड लिख रहे होंगे। ओके, उसके बाद आप अपना कोड यहां पर मेंशन करेंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स जावास्क्रिप्ट हमारे सिलेबस का बहुत इंटीग्रल पार्ट है, तो जैसे ही हम CSS और HTML कंप्लीट करेंगे जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाएगी। अभी के लिए जावास्क्रिप्ट के बारे में एक बहुत जरूरी बात याद रख लीजिएगा, HTML और CSS केस सेंसिटिव नहीं है। HTML और CSS केस सेंसिटिव नहीं है, बट जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। इसलिए अगर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते वक्त
आपने केस सेंसिटिविटी का ध्यान नहीं रखा तो पेज आपका जावास्क्रिप्ट वाला इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो जावास्क्रिप्ट इज अ हाईली केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब आइए इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कई तरह से ऐड होती है, मैं आपको सबसे सिंपल तरीके से ऐड करके दिखा रहा हूं। मैं चाहता हूं मैं अपने वेब पेज पे एक बटन दूं। आई वॉन्ट मेरे वेब पेज पे एक बटन आए और जैसे यूजर इस बटन को क्लिक करे, जैसे यूजर इस बटन को क्लिक करे, आज का करंट डेट और टाइम शो होना चाहिए। ओके, ये एक छोटा सा कोड अपन लिखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? अपन क्या बनाने जा रहे हैं? एक वेब पेज जिसपे एक बटन होना चाहिए। द मोमेंट यूजर क्लिक्स दिस बटन, करंट डेट एंड टाइम शुड बी डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। हमेशा की तरह शुरुआत डॉक टाइप से अपन करते हैं, उसके बाद हेड, उसके बाद टाइटल, टाइटल में एज यूजुअल माय होम पेज। ठीक है, अभी मैं स्क्रिप्ट टैग नहीं दे रहा हूं। आप देखिए जावास्क्रिप्ट के बिना क्या होता है और जावास्क्रिप्ट के आने से क्या होता है। उसके बाद मैंने यहां पर बॉडी टैग दिया। अब मैं चाहता हूं मैं यहां पर एक बटन दूं। उससे पहले मैंने एक टेक्स्ट लिखा, टू नो करंट डेट एंड टाइम, टू नो करंट डेट एंड टाइम, क्लिक द बटन। ओके, टू नो करंट डेट एंड टाइम, क्लिक द बटन। और उसके बाद मैंने ये एक बटन टैग मेंशन करा। फाइन, बटन टैग मेंशन करने के लिए अभी हमने बटन टैग नहीं पढ़ा है, राइट? ये आप पढ़ेंगे जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। बटन टैग लिखा मैंने और इस बटन टैग में वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट होता है। वैल्यू पे अपन लोग टेक्स्ट सेट करते हैं जो हमको बटन पे दिखाना है। तो मैंने वैल्यू में लिख दिया शो डेट एंड टाइम। ठीक है, और अपन अब इस पेज को एग्जीक्यूट करते हैं। क्या बताएंगे बटन क्लिक करने पर क्या होगा? क्या बताएंगे बटन क्लिक करने पर क्या होगा? ऑफ कोर्स HTML हेडिंग में आएगा, बिल्कुल सही। फिलहाल बटन क्लिक करने पर कुछ नहीं होगा। Nothing will be done when this button will be clicked. Reason being, हमने कोई कोड इस बटन के साथ एसोसिएट ही नहीं करा है। फाइन, तो मैंने इस पेज को ओपन करा बाय क्लिकिंग ओपन विद लाइव सर्वर। Just a moment, text is not getting displayed, so I'll have a button tag. I'll say value is equals to click me, and then I'll save it. नहीं नहीं, इनर HTML की कोई जरूरत नहीं है। There is some issue. ओके 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 ओके, इसको दूसरे वे में लेते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन, ऐसे लेते हैं। ओके, ये जो बटन टैग है ये फुली सपोर्टेड नहीं है। यहाँ पर टाइप इज इक्वल्स टू बटन एंड वैल्यू इज इक्वल्स टू शो डेट एंड टाइम। फाइन, ये मैंने यहाँ पर मेंशन करा इनपुट टैग में। अब मैंने इसको सेव करा। ओके, सेव करने के बाद मैंने कहा ओपन विद लाइव सर्वर। अब नोटिस करिए प्रॉपर बटन दिख रहा है अब, राइट? अब जब मैं इस बटन को क्लिक करूंगा, नो एक्शन विल बी टेकन। मेरा वेब पेज कोई एक्शन नहीं ले पाएगा, कारण मैंने इस बटन के क्लिक होने पर कोई फंक्शनैलिटी बताई नहीं है ब्राउजर को। अब अगर हम चाहते हैं इस बटन के क्लिक होने पर जावास्क्रिप्ट का कोड चले, तो हमें सबसे पहले हेड सेक्शन में आकर जावास्क्रिप्ट का कोड करना पड़ेगा मेंशन, एंड एज आई सेड ये मेंशन करा जाता है यूजिंग स्क्रिप्ट टैग, राइट? तो आपने स्क्रिप्ट का ओपनिंग लिखा, स्क्रिप्ट का क्लोजिंग लिखा, राइट? अब जावास्क्रिप्ट के अंदर
बिल्कुल पाइथन की तरह हम लोग फंक्शंस बनाते हैं, राइट? पाइथन में फंक्शन कैसे बनाते हैं? विच कीवर्ड वी यूज टू क्रिएट फंक्शन इन पाइथन? डेफ। जावास्क्रिप्ट में द कीवर्ड यूज्ड इज कॉल्ड फंक्शन। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखते हैं और स्मॉल में लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे, यस, बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो यहां आप लिखेंगे फंक्शन, और फंक्शन लिखने के बाद आप उस फंक्शन का नाम लिखेंगे। मैंने फंक्शन का नाम लिखा शो। इसके अंदर आप वो कोड डालेंगे जिस कोड से आपको करंट डेट और टाइम मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, जावास्क्रिप्ट में हमको वेरिएबल बनाने के लिए वैर कीवर्ड मिला है। पाइथन में तो डायरेक्ट आप वेरिएबल को वैल्यू दे देते हैं, जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल बनाने के लिए वैर लिखते हैं। हालांकि वैर लिखना कंपलसरी नहीं होता है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप वैर लिखें, बट वैर लिखते हैं तो रीडेबिलिटी बेटर है। अब मैं चाहता हूं करंट डेट मिले, तो जावास्क्रिप्ट के पास एक प्री डिफाइंड क्लास है जिसका नाम है डेट। जैसे ही आप कहेंगे x इक्वल टू न्यू डेट, जावास्क्रिप्ट आपको इस डेट का क्रिएट करके देगी एक ऑब्जेक्ट। और गेस करिए उसके अंदर होगा क्या? गेस करिए उसके अंदर होगा क्या? जिस कंप्यूटर पे ये पेज रन हो रहा है उस कंप्यूटर का डेट और टाइम, बिल्कुल सिस्टम का डेट और टाइम। और बिल्कुल पाइथन वाली स्टोरी है यहां पर, बिल्कुल पाइथन वाली स्टोरी है यहां पर। यानी अगर मैं आपसे बोलूं इसका डायग्राम बताओ तो क्या बन रहा है मेमोरी में? ये लिखने से मेमोरी में क्या हो रहा है? तो वही हो रहा है जो पाइथन में आपने सीखा है। एक्स को यहां भी हम लोग बुलाएंगे रेफरेंस, तो एक्स नाम का एक रेफरेंस बनेगा। ये रेफरेंस एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा और इस ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड होगा इस कंप्यूटर का डेट और टाइम। आया समझ में? क्लियर हुआ? राइट? और ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप डेट, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप डेट। ठीक है, ये सब जावास्क्रिप्ट में आप पढ़ेंगे डिटेल में, अभी सिर्फ हिंट ले लीजिए। ओके, ये आपने फंक्शन क्रिएट करा। नाउ द चैलेंज इज आपको ये डेट दिखानी है, आपको स्क्रीन के ऊपर ये डेट शो करनी है। तो जैसे पाइथन में प्रिंट होता है जो कंसोल पे टेक्स्ट प्रिंट करता है, ऐसे जावास्क्रिप्ट में अलर्ट होता है। कंसोल डॉट लॉग करूंगा तो वेब पेज पे नहीं दिखेगा अंशुमन, वो मुझे कंसोल विंडो पे दिखेगा, मुझे वेब पेज के टॉप पे शो करना है। तो आई मेक यूज ऑफ अलर्ट, और अलर्ट में मैं कह दूंगा करंट डेट एंड टाइम आर, करंट डेट एंड टाइम आर। ठीक है, इस डायग्राम को इरेज कर रहा हूं मैं, और इसके बाद आप लिखेंगे यहां पर प्लस, और प्लस के बाद आप लिख देंगे एक्स। मतलब जावास्क्रिप्ट में थैंकफुली वो प्रॉब्लम नहीं है जो पाइथन में होती है। पाइथन में आप मानते हैं ये लाइन एक्सेप्शन देती, पाइथन में आप स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट सिर्फ स्ट्रिंग को कर पाते हैं, किसी और को करना होता है तो उसे कन्वर्ट करना पड़ता है आपको स्ट्रिंग में। जावास्क्रिप्ट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो करंट डेट एंड टाइम आर, ये आपका स्ट्रिंग हो गया, इसके साथ आपने कंकैटिनेट कर दिया डेट। तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा जिसपे आपको नजर आएगा आज का डेट और टाइम। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये बताइए, ये किस लैंग्वेज का कोड है जो आपने स्क्रिप्ट में लिखा है? अलर्ट क्या है? अलर्ट एक फंक्शन है। गुड क्वेश्चन, अलर्ट क्या है? अलर्ट एक फंक्शन है। लेट मी मेंशन दिस, अलर्ट इज अ फंक्शन। ओके, सारी चीजें मैं मेंशन कर रहा हूं, आप ध्यान से उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हालांकि ये सब जावास्क्रिप्ट में आगे आप पढ़ेंगे। अ प्री डिफाइंड फंक्शन, अलर्ट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है इन जावास्क्रिप्ट used for displaying text in dialog box, राइट? एक डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन पे आएगा जिसमें आपको आपका टेक्स्ट दिखेगा। एंड एज आई सेड, ये डेट क्या है? ये जो आपने क्रिएट करा है, ये क्रिएट करा है आपने एक ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? आई मेरी बात समझ में सबको? राइट? तो अब मैं अपना अगला सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं पूछ रहा था ये जो मैंने कोड लिखा है, ये कोड कौन सी लैंग्वेज में है? जावास्क्रिप्ट में। और इसे कनेक्ट करना है आपको इस बटन के साथ। तो जैसे बटन के पास टाइप है, वैल्यू है, ऐसे बटन के पास एक ऑन क्लिक नाम का एट्रीब्यूट होता है। इस ऑन क्लिक में अपन लोग जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। क्या नाम है फंक्शन का जिसे हमें कॉल करना है? क्या नाम है उस फंक्शन का जिसे हमें कॉल करना है? शो। तो मैं यहां लिखूंगा ऑन क्लिक इज इक्वल टू शो। जैसे ही आप कहेंगे ऑन क्लिक इज इक्वल टू शो, द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन द बटन, दिस पीस ऑफ कोड विल रन,
और आपको आपके वेब पेज में करंट डेट और टाइम शो हो जाएगा. राइट, लेट्स चेक इट आउट. सेव करा अपन ने, ओपन करा अपना ब्राउजर, क्लिक करा ऑन शो डेट एंड टाइम. तो नोटिस करिए जो आपको दिख रहा है ये अलर्ट से आ रहा है. आपने बहुत बार वेबसाइट्स को सर्व करते वक्त ये डायलॉग बॉक्स देखा होगा. देखा है डायलॉग बॉक्स? राइट, जैसे मान लीजिए आप आईआरसीटीसी साइट पे जाइए, आईआरसीटीसी पे राइट क्लिक अलाउड नहीं होता है, और कभी आप राइट क्लिक करते हैं तो इसी डायलॉग बॉक्स में आपको मैसेज मिलता है राइट क्लिक नॉट अलाउड. देखा है आपने? कई बार आपने ये भी देखा होगा, बहुत टाइम तक लॉग इन करके अगर आईआरसीटीसी में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका सेशन एक्सपायर हो जाता है. फिर आप कोई एक्शन लेते हैं तो डायलॉग बॉक्स में आता है योर सेशन हैज एक्सपायर्ड. राइट, तो ये जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है ये आ रहा है विद द हेल्प ऑफ अलर्ट फंक्शन. एन अलर्ट फंक्शन जावास्क्रिप्ट का प्री डिफाइंड फंक्शन है. ये जो बटन आप देख रहे हैं ओके, ये ऑटोमेटिकली अलर्ट की तरफ से दिया जा रहा है आपको. ये बटन मैं नहीं लाया हूं, हम जो बटन लाए हैं वो तो ये वाला है जो शो डेट एंड टाइम वाला आपको दिख रहा है. ओके, अब जैसे ही आप ओके करेंगे उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स हटेगा. एवरी टाइम यू विल क्लिक ऑन दिस बटन, आप देखिएगा आपको डेट और टाइम में चेंज दिखेगा. इस समय सेकंड्स बदलेंगे, इस समय 20, 29, 41 हो रहा है. अगर मैं दोबारा क्लिक करूंगा थोड़ी देर बाद तो 41 से कुछ बढ़कर आपको दिखेगा. रक्षा कहां चाहिए आपको? डेट और टाइम पेज के अंदर चाहिए? रक्षा डेट और टाइम पेज के अंदर लिखा हुआ चाहिए आपको? गुड, तो इसके लिए डॉम प्रोग्रामिंग लगेगी, है ना. अभी अगर मैं बताऊंगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा. आपका डाउट को मैं वर्ड वाइज दूर कर देता हूं. अगर आप चाहते हो पेज के अंदर डेट और टाइम आए, सपोज डेट और टाइम मुझे यहां पर दिखाना है, तो मुझे यहां पर बना के रखना पड़ेगा एक पैराग्राफ. यहां हम एक पैराग्राफ बना के रखेंगे और अपने जेएस कोड के थ्रू, अपने जावास्क्रिप्ट कोड के थ्रू इस पैराग्राफ में इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग डेट एंड टाइम. लेकिन मैंने जो बोला आपने सुना, ये पूरा बिहेवियर लाने के लिए जावास्क्रिप्ट में आपको करनी पड़ेगी डॉम प्रोग्रामिंग, वेयर डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. मैं अगर अभी बता भी दूंगा ना तो अभी आप इतना रिलेट नहीं कर पाएंगे. क्लियर? बता दूं क्या चाह रहे हैं आप देखना? अभी अभी देखना चाह रहे हैं? बता दूं? अच्छा चलिए ठीक है. फिर अभी ये पूछिएगा मत, इसका एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आएगा अभी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अपन ने अभी पढ़ी नहीं है. बट फिर भी आपकी क्वेरी है तो मैं सॉल्व कर देता हूं. अगर आपको नहीं चाहिए अलर्ट के अंदर तो देखिए क्या करना पड़ेगा. तो फिर आप एक पैराग्राफ बनाएंगे यहां पर. राइट, ये अपन एक पैराग्राफ बना के रख लिया. इस पैराग्राफ में एक एट्रीब्यूट सेट करेंगे आईडी, उसको कुछ नाम दे देंगे. एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, है ना, सिर्फ डाउट दूर कर रहा हूं आपका मैं. और ये वाली जो कोडिंग है इसको हटाएंगे आप. राइट, यहां लिखेंगे आप where p इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. यहां आ जाएगा p1 और फिर आप लिखेंगे p डॉट इनर html इज इक्वल्स टू करंट डेट एंड टाइम r प्लस प्लस x. बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूं कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए आप इग्नोर कर दो. जिन्होंने पूछा है बस मैं उनका डाउट सॉल्व कर दूं, है ना. अभी आप ज्यादा मत सोचो क्या है, बस इतना देख लो कि अब आपको डेट और टाइम अलर्ट में ना दिखकर पैरा के अंदर दिखेगा. रक्षा, हो गया डाउट सॉल्व? चलिए, आप तो इसका स्क्रीनशॉट भी मत लीजिए, अननेसेसरी अभी कंफ्यूज होंगे. आप तो पुराने वाले का स्क्रीनशॉट लें, है ना. तो मैं पैराग्राफ वगैरह हटा दे रहा हूं, इसको भी हटा देते हैं पूरे को, और यहां लिख देते हैं अपन अलर्ट करंट डेट एंड टाइम आर कोलन प्लस फॉलोड बाय एक्स. ये हो गया आपका जेएस कोड. ले लीजिए स्क्रीनशॉट. हो गया? डन. आगे बढ़ू?
चलिए आप ये बताइए, जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है? यस और नो? है। तो सपोज करिए मैंने गलती से अलर्ट का ए कैपिटल कर दिया, गलती से मैंने अलर्ट का ए कैपिटल कर दिया। अब आप प्रिडिक्ट करिए क्या होगा, अब आप प्रिडिक्ट करिए क्या होगा। नथिंग विल हैपन व्हेन द बटन विल बी क्लिक्ड। कोई एरर नहीं आएगी स्क्रीन पे, बस कुछ आपको दिखेगा नहीं। तो आप समझ जाइएगा आपके पेज में आपने कुछ गलती कर दी। और अगर आपको लग रहा है सर पता कैसे चलेगा गलती क्या है, मालूम कैसे चलेगा हमने क्या गलती करी है, तो नोटिस करिए जो क्रोम है उसके बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे आपको 3 वर्टिकल डॉट दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? क्रोम के एक्सट्रीम राइट पे 3 वर्टिकल डॉट दिख रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे आप। ओके, इस पे क्लिक करने के बाद अंदर टूल्स नाम का एक ऑप्शन आएगा, टूल्स। टूल्स में ओपन करिएगा डेवलपर टूल। जैसे ही डेवलपर टूल आप ओपन करेंगे, देखिए आपको आपकी एरर जावास्क्रिप्ट की तरफ से बताई जा रही है। राइट? पढ़ने में आ रहा है आपको एरर मैसेज? पढ़ने में आ रहा है आपको एरर मैसेज? राइट? तो जावास्क्रिप्ट में अगर आपसे गलती होती है, एरर होती है, तो ये एरर आप आराम से कैच कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म से। ओके, इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म से आप एरर चेक कर सकते हैं। अलर्ट इज नॉट डिफाइंड मतलब आपने फंक्शन का नाम गलत लिखा हुआ है। जावास्क्रिप्ट को जो अलर्ट चाहिए वो स्मॉल ए में चाहिए। समझ में आया सबको? मेरी बात समझ में आई? क्लियर हुआ पॉइंट? हाँ, कोड देख लीजिए आप। यस यस यस, कोड दिखा रहा हूं मैं। बिल्कुल, ये नीचे आपको लाइन नंबर दिख रहा है, आपके कोड के कौन से लाइन नंबर पे आपसे प्रॉब्लम हुई है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, बट ये गलत कोड है। अगर इसको आप नोट कर रहे हैं तो ये नोट करिएगा कि ये लाइन पे प्रॉब्लम आएगी, दिस लाइन विल गिव एरर। न्यू कीवर्ड है पंकज, न्यू कीवर्ड है यहां पर जिससे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं जावास्क्रिप्ट में। पढ़ेंगे ना अपन, जावास्क्रिप्ट आएगी ना पूरी डिटेल में। पाइथन में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, पाइथन में हर ऑब्जेक्ट डायनेमिक होता है। जावास्क्रिप्ट में जब आप डायनेमिक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो न्यू से बनाते हैं। पंकज बात समझ में आई? हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, बट ये गलत है, मैं बार बार बोल रहा हूं, है ना, ये अलर्ट का ए स्मॉल ही रखना है। ये मैंने जानबूझ के एरर जनरेट करवाई है, ए को कैपिटल रखे। डन? क्लियर? डेट जावास्क्रिप्ट का प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है अक्षत। तो जब आप न्यू डेट लिख रहे हैं तो आपको डेट का ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अभी बस इतना मान लो। अक्षत आपने जावा पढ़ी है? अक्षत आपने जावा पढ़ी है? पढ़ी है ना? तो अक्षत मुझे बताओ इस लाइन का क्या मतलब होता है जावा में। अगर मैं जावा से कहता हूं एक्स, सॉरी फॉन्ट कलर चेंज कर रहा हूं, अगर मैं जावा लैंग्वेज से कहता हूं एक्स इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, अक्षत इस लाइन से जावा लैंग्वेज में क्या होता है? स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है ना, राइट? बिल्कुल वैसे इस लाइन से जावा में डेट, जावास्क्रिप्ट में सॉरी, डेट का ऑब्जेक्ट बनता है। दैट्स इट। हुआ क्लियर? जावा में भी आप एक्स को रेफरेंस मानोगे ना, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक्स को रेफरेंस मानेगी ना, ऐसे जावास्क्रिप्ट भी इसको रेफरेंस मानेगी। अभी मत पूछिए जावास्क्रिप्ट के बारे में कोई क्वेश्चन, मैं अगर ज्यादा डिटेल भी दूंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अपन पढ़ेंगे ना ये सब, अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं स्क्रिप्ट टैग क्या करता है, दैट्स इट। ओके, सॉर्टेड। चलिए अब आते हैं लास्ट टैग आज का, तो आपका हेड वाला पार्ट खत्म हो। फोर्थ ये था, दिस वाज आवर फिफ्थ टैग। लेट मी चेंज द नंबरिंग एंड नाउ लेट्स कम टू द लास्ट वन। कौन सा है लास्ट टैग? वेरी गुड, मेटा टैग। क्या करता है मेटा टैग बताइए, क्योंकि प्रैक्टिकल इसका देख नहीं पाएंगे अपन। दिस टैग इज यूज्ड, I told you, is used for
providing, very good, for providing additional information about our web page to the search engine, to the search engine. ठीक है, इसके मैं आपको दो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिखाता हूं. ठीक, दो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा मेटा. ओके, मेटा का एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है नेम. फाइन. नेम की एक पॉसिबल वैल्यू होती है जिसका नाम होता है डिस्क्रिप्शन. ये नेम की एक पॉसिबल वैल्यू है. ओके, डिस्क्रिप्शन. और दूसरा एट्रीब्यूट होता है कंटेंट. और इस कंटेंट में आप लिखेंगे कुछ टेक्स्ट. तो आप अगर भूले ना हो तो मैंने आप लोगों से कहा था कि ये वाला जो टेक्स्ट आप लिखेंगे, ये जो टेक्स्ट आप यहां पे लिखेंगे, ये कहां यूज होगा? डू यू रिमेंबर? ये टेक्स्ट गूगल डिस्प्ले करेगा जब वो सर्च के रिजल्ट में आपकी वेबसाइट को लिस्ट करेगा. बिल्कुल. मान लीजिए किसी ने कुछ सर्च करा तो आपकी वेबसाइट का नाम सर्च के रिजल्ट में आया, तो उस रिजल्ट में जो नीचे 2-3 लाइनें का टेक्स्ट आता है वो आता है फ्रॉम दिस डिस्क्रिप्शन. राइट? तो गूगल will use this text to give some introduction about our page. जो हमारा वेब पेज है, उस वेब पेज के बारे में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन गूगल इस टेक्स्ट से उठाता है. और एक सुनिए इसके साथ क्या लगता है, ध्यान दीजिएगा. जैसा मेटा में डिस्क्रिप्शन है, आप बताना अब. ऐसे मेटा में एक और होता है जिसका नाम होता है कीवर्ड्स. और यहां कंटेंट में आप कुछ लिखते हैं. एनी गेसेस कीवर्ड से क्या होता होगा? हाँ अंशुन, मेटा में यूटीएफ भी आता है, बताऊंगा मैं आपको आगे. एनी गेसेस? हाँ बिल्कुल. यहां जो आप टेक्स्ट दे रहे हैं, ये वाला जो टेक्स्ट आप दे रहे हैं, ये टेक्स्ट वो वर्ड्स हैं जो लोग गूगल में सर्च करेंगे तो आपका वेब पेज गूगल लिस्ट करेगा. ये टेक्स्ट वो वर्ड्स हैं जो लोग गूगल में सर्च करेंगे तो गूगल आपके पेज को लिस्ट करेगा. सो दिस टेक्स्ट कंटेन्स दोज वर्ड्स which users will search in Google, and Google will display our website as result. जैसे इमेजिन करिए आपने पाइथन का कोई ट्यूटोरियल अपनी वेबसाइट पे डाला. अब आप गूगल को कैसे बताएंगे कि आपकी वेबसाइट पाइथन का ट्यूटोरियल दे रही है? तो ये करने के लिए आप लोग अपने इस वेब पेज में मेटा लिखेंगे. मेटा में आप लोग लिखेंगे नेम इज इक्वल टू कीवर्ड्स. और फिर आपको क्या लगता है लोग पाइथन के बारे में सर्च करेंगे तो क्या क्या डालेंगे? वो सब कुछ आप कंटेंट में डाल दीजिए. तो मुझे लगता है लोग पाइथन सर्च कर सकते हैं, लोग सर्च कर सकते हैं पाइथन ट्यूटोरियल, लोग सर्च कर सकते हैं बिगनर्स पाइथन. ऐसे जितने भी वर्ड्स आपको लगते हैं लोग सर्च कर सकते हैं, वो सब आप डाल सकते हैं इनसाइड दिस कंटेंट. वो आपको सोचना पड़ेगा कि वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्चिंग पे डाल सकते हैं. वो सारे कीवर्ड्स आप यहां डाल दीजिए. अब कोई भी इंसान वेबसाइट गूगल खोलकर कुछ सर्च करेगा तो गूगल आपके वेब पेज को भी दिखाएगी. हालांकि याद रखिएगा ये सब मैं आपको बहुत टेक्निकल वर्ड्स में बता रहा हूं. एक्चुअल में वेबसाइट को गूगल के सर्च पेज पे लिस्ट करने के लिए सबसे प्रोमिनेंटली आपको करवाना पड़ता है एसईओ. अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें और आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स का पार्ट बने, तो आपको अपनी वेबसाइट का करना पड़ता है एसईओ. एसईओ जानते हैं? बिल्कुल सही. एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. राइट? तो इसका प्रैक्टिकल तो अपन देख नहीं सकते, बट हाँ
किसी एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे आपको इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। तो मैंने एक बार ऑलरेडी आपको ये चीज दिखा दी है, एक बार फिर दिखा देता हूं। अब जैसे सपोज करिए हम लोग गूगल पे जाते हैं और हम लोग सर्च करते हैं, लेट्स से पाइथन ट्यूटोरियल्स। ये मैंने कुछ सर्च करा, तो आप नोटिस करेंगे पाइथन ट्यूटोरियल से रिलेटेड मुझे W3 स्कूल का पेज मिल रहा है। अब W3 स्कूल्स के पेज में ये वाला जो टेक्स्ट आप देख रहे हैं, ये वाला टेक्स्ट, ये आ रहा है फ्रॉम मेटा टैग। अगर आप जाकर चेक करें तो आपको इनके मेटा टैग के अंदर दिखेगा। शशांक, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू, जैसे आप पेपर में ऐड देते हो ना, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप पेपर में ऐड दोगे ना, तो जैसे ऐड एजेंसीज होती हैं, ऐसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने की एजेंसीज होती हैं। आप उन्हें अपनी वेबसाइट का कॉन्ट्रैक्ट दोगे और वो कुछ ऐसी ट्रिक्स अप्लाई करेंगी कि गूगल के सर्च रिजल्ट में आपकी वेबसाइट टॉप पे या फर्स्ट पेज में दिखने लग जाएगी। हुआ क्लियर? इट्स अ काइंड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, राइट? तो वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि इसमें आपको करना है, वो एक बिजनेस ऑप्शन हो सकता है अपने वेबसाइट को प्रमोट करने का। ओके, तो मैं कह रहा था ये पर्टिकुलर चीज जो आप देख रहे हैं, ये आपको जो टेक्स्ट दिख रहा है वो दिख रहा है फ्रॉम मेटा टैग। कैसे पता कि ये मेटा टैग से आ रहा है? कैसे पता? तो आप चेक करिए, यहां लिखा हुआ है वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी टू अंडरस्टैंड वेब ट्यूटोरियल। अब आप देखिए ये आपको कहां देखने को मिलेगा। आप आइए W3C की साइट पे, इस साइट पे राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स में जाइए और मैं थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ाता हूं तो आप देखें आपको इनके मेटा टैग में कहीं दिख रहा है वेल ऑर्गेनाइज्ड वाला टेक्स्ट? बताइए, ये रहा, नोटिस करिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ये पूरा दिख रहा है। और ये कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है इनसाइड दिस मेटा। ऐसे ही देखिए कीवर्ड समझ में आ रहे हैं? ये कीवर्ड वाला ऑप्शन समझ में आ रहा है आपको? यानी W3 स्कूल का ये मानना है कि लोग अगर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, PHP इनमें किसी भी टर्म को सर्च करें तो W3 स्कूल की वेबसाइट गूगल के सर्च पेज पे दिखनी चाहिए। क्लियर हुई मेरी बात? सबको समझ में आई? राइट? अब आपने अगर स्क्रीनशॉट्स नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, बाकी मैं इसे अपलोड तो कर ही दूंगा। दिस इज मेटा स्क्रीनशॉट। राइट, दिस इज 6.1। 6.1 is मेटा। जावास्क्रिप्ट से आप व्यू पेज सोर्स को ब्लॉक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं शुभम, बट वो करना पड़ेगा आपको जावास्क्रिप्ट से। नो रजत, इट्स नॉट अ फुल ब्लोन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। रजत, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे फीचर्स जावास्क्रिप्ट में देखने को नहीं मिलते, कुछ लिमिटेड फीचर्स सपोर्ट करती है वो। हाँ परिंग सर, आप बोल दीजिए, आपको कुछ बोलना है ना? परिंग सर अनम्यूट करिए आप, आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है यहां से, आप अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ बोलिए, अब सुनाई दे रहा है, आ रही? बोलिए। चलिए, अब एक चीज सब लोग ध्यान दीजिए। कल आप लोग ने जिनने फीस दे दी है अच्छी बात है, जिनने फीस नहीं दी है वो कल तक याद से आप फीस पे कर दीजिए। अगर आप फीस पे नहीं कर पा रहे हैं किसी रीजन से तो कल की क्लास का रजिस्ट्रेशन भी, टाइम भी बता दीजिएगा सर इन्हें। हाँ जी, कल की अगर आप फीस पे नहीं कर पा रहे हैं लमसम तो आप रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। ऐसा कोई फोर्स नहीं है किसी के लिए, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन करवा के भी उसका पार्ट बन सकते हैं। ठीक, तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए या फीस पे कर दीजिए। और कल की टाइमिंग, कल संडे है तो कल की टाइमिंग आप लोग की शाम को 6:30 से है, 6:30 to 7:30। कल 1 घंटे क्लास रहेगी, 6:30 से रहेगी। और कल संडे होने की वजह से आपकी टाइमिंग चेंज हुई है, बस कल भर के लिए। बाकी आप लोग की टाइमिंग यही रहेगी, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 7:30 एंड संडे रहेगी शाम को 6:30 बजे। मैं लिख ठीक, दे रहा हूँ। लिख दीजिए सर। और कल आप नेक्स्ट क्लास 6:30 आपकी आना है। 24 मई को है, दैट इज संडे एट 6:30 6:30 PM, राइट?
कल शाम को 6:30 पे आपकी नेक्स्ट क्लास। ओके और जिनने रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए कल, आज से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए कल तक, 300 रुपीज का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, फीस भले फिर 2-3 दिन बाद दे दीजिए, और उसको मैं कंसीडर कर लूंगा। स्लाइड्स गूगल क्लासरूम पे शेयर हो रही हैं। गूगल क्लासरूम का कोड है आप लोगों के पास? गूगल क्लासरूम पे मटेरियल पूरा शेयर हो रहा है, और अगर नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप में आकर आप गूगल क्लासरूम का कोड ले लें। सर डाल दिया वहां पे, लिख दिया वहां पे, टेलीग्राम में लिख दिया है, टेलीग्राम में शेयर कर दिया है। हाँ, एक्सटर्नल जेएस भी होता है विकास, बिल्कुल एक्सटर्नल जेएस भी है। ओके, तो आइए कल 6:30 बजे कल स्टार्ट करते हैं बॉडी टैग। बिल्कुल, कल हेडिंग और पैराग्राफ पे ही बात होगी, कल डिटेल में बात करेंगे बॉडी टैग के बारे में। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर।